मीनू जी, मैं शुरुआत आपसे जरा समझने की दृष्टि से कर रहा हूं। मैं असल में बहुत से लोगों का क्या होता है ना, लोगों को जब हम लोग ये बात करें तो लगता है कि नहीं नहीं, आप उनको उनके आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बीजेपी के अंदरूनी, बीजेपी में चाहे वो ए से शुरू होने अशोक कुमार हो, चाहे वो जेड से शुरू होने जी कुमार हो, ये सारे लोगों का जो है वो आरएसएस की विचारधारा है या वो हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसपे बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों को तंग करो, मुसलमानों को लगातार नफरत फैलाओ और उससे वोट लो। तो मैं कोई आज जब ये बात कर रहा हूं तो उससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसमें कमी है या इसमें ज्यादा है। मैं मूल रूप से बात आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि विद इन बीजेपी जो सत्ता का संघर्ष हो रहा है, उस पे मोदी जी के बाद जो आम लोगों से बातचीत करिए तो सर यही लगता है कि वहां पे इस सत्ता के संघर्ष में वोट की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। कल के दिन अगर अमित शाह का बस चले तो उनको तो मतलब आज नहीं कल हटा चुके होते, और हटा के अगर आज योगी आदित्यनाथ कुछ ना करें, मेरे हिसाब से जाके वो चुपचाप अपने मठ में बैठ जाएं, तो बीजेपी का एक बड़ा नुकसान केवल इसी बात से हो जाएगा, जो मेरी समझ है कि वो अपने मठ में बैठ गए। मैं बाकी बातें बाद में करूंगा कि उससे राजपूत खुश हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, तो दलित का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के बिना बीजेपी का काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में कुछ लोगों का यह भी अटकल है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जिससे कम से कम यहां से छुटकारा मिले अमित शाह को, और फिर देखा जाएगा। अभी तो तत्काल ये है कि, लेकिन अब ये भी है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो वो और मुश्किल हो जाएगा अमित शाह के लिए। ओवरऑल मीनू जी, ये तो फैक्ट है कि बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं खोज पाई है। कांग्रेस की तरफ से चैलेंज है, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे, जाति ही के हिसाब से नहीं, उनका जितना लंबा एक्सपीरियंस है, जितना हुआ है, उन सब में अब कोई ऐसा व्यक्ति को खड़ा करना होगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़ा होने लायक हो। मीनू जी, आपसे एक ये टिप्पणी कि बीजेपी में अगर सब कुछ जैसा चल रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ को हटाने की आपको लगता है कि बीजेपी हिम्मत करेगी, या अमित शाह और मोदी जी हिम्मत करेंगे इस समय? मीनू जी। जी, देखिए आनंद वर्धन जी, योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश के सबसे बड़े राज्य, जो कि सीटों के हिसाब से लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें आती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो राज्य इतना ज्यादा प्रभावित करता है इस देश की राजनीति को, मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसी राज्य से आया, अक्सर उसी राज्य से आने वाले प्रधान व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बने इस देश के। तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने या ना बने 29 में, वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में, जब तक उनका बस चलेगा, वो मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। वहां वो नंबर टू भी नहीं, वहां तो 3-4 बन जाएंगे सेंटर में गए वो, चाहे वो अध्यक्ष के पद पे जाएं या चाहे वो मंत्री के तौर पे जाएं। और अध्यक्ष के पद पे तो उनको आरएसएस नहीं आने देगी। इस वक्त जो आरएसएस का जो एजेंडा है वो उसमें उग्र हिंदुत्व, जो योगी आदित्यनाथ का ब्रांड है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ चहेते बने हुए हैं, उस उग्र हिंदुत्व को अभी बढ़ावा नहीं दे रही है आरएसएस। उनका मानना है कि इस वक्त अगर आप इतना ज्यादा उग्र हिंदुत्व की बातें करेंगे तो कहीं पॉलिटिकल इस्लाम की तरह आप भी पूरी दुनिया से डिस्क्रेडिट ना हो जाए, कि नाम उछल पड़े कि ऐसा एक उग्र हिंदुत्व जो है, एक पॉलिटिकल हिंदुत्व जो है हिंदुस्तान में भी ले रहा है, और उसकी पूरे फिर तो इंडिया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड रेजोनेट करेगा वो। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा हमारे दर्शकों को, कि जो आरएसएस की ओवरसीज ब्रांच है एचएसएस, हिंदू स्वयं सेवक संघ, उसकी ब्रांच यूएस समेत करीब 40 यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो वहां पे सब जगह अगर वहां नजर में आ गए इस उग्र हिंदुत्व की वजह से, तो उसको आरएसएस कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आरएसएस आज 100 साल पूरे किए और आज जहां तक पहुंची है आरएसएस, तो आरएसएस धीरे धीरे छेनी से वार किया है उन्होंने, हथौड़ा नहीं चलाया अचानक। योगी आदित्यनाथ हथौड़ा क्या बुलडोजर चलाने वालों में से हैं। तो आरएसएस का दिक्कत यह है कि उनको चाहिए तो आदमी कन्विक्शन वाला, कि हिंदुत्व की बात करे, लेकिन बुलडोजर लेके ना हिंदुत्व की बात करे, धीरे धीरे करे और चोट मारता रहे लगातार। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में सेंटर में जाएंगे। और जो कि आपने राजनाथ सिंह की बात की, तो
तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह को अगर आरएसएस भी चाहे तो मोदी और शाह तैयार हो सकते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह एक तो उनके लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो 10 साल से उनके साथ मंत्रिमंडल में है, और अभी तक आपने देखा नहीं होगा कि राजनाथ सिंह ने किसी भी मुद्दे पे मुखर होके किसी बात का मोदी की विरोध किया हो या कोई अपना अलग व्यू रखा हो, जैसे कि गडकरी रखते रहे हैं। राजनाथ सिंह कभी नहीं इस तरीके की उन्होंने अपना कभी दिखाया ही नहीं होगा, उनके मन में कभी भी कुछ विरोध होगा किसी बात को लेके या कुछ असंतोष भी होगा तो उन्होंने प्रकट नहीं किया, तो उनको वो ज्यादा मुफीद लगेंगे एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पे। योगी तो किसी भी हाल में जाएंगे नहीं, और मोदी की दिक्कत ये है कि इस वक्त मोदी अपने जो जितना भी उनका राजनीतिक जीवन रहा है 2002 से लेके आज तक का, उसमें मेरे ख्याल से ये सबसे पावरफुल भी है इस वक्त और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज भी है। उनको न केवल आरएसएस से चैलेंज आ रहा है लगातार या संघर्ष चल रहा है उनका जैसा कि बताया जा रहा है, इवन योगी से एक चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है, एक पावरफुल राज्य के पावरफुल मुख्यमंत्री से चुनौती खड़ी हुई है, और शाह उसको लाख चाहने के बावजूद भी हटा नहीं पा रहे हैं अपने पद से। तो ऐसी चुनौतियां मोदी के सामने आई नहीं है, और यही वजह है कि इतने समय हो गया है और आरएसएस बीजेपी का अध्यक्ष चुनने में नाकाम रहे। तो अभी मुझे तो गुत्थी सुलझती लग नहीं रही है, अनलेस कोई राजनाथ सिंह कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट ना बन जाए। जी ये जो करणी सेना और रामजी लाल सुमन वाला मामला है, क्या बीजेपी के लिए सब कुछ गड़बड़ हो रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि करणी सेना किसी के कहने पर उसको आगे किया गया। रामजी लाल सुमन एक दलित हैं और इस समय कम से कम अखिलेश यादव जी के पास कुछ अकल आई है, उनके घर जाना शुरू कर दिए हैं, पहले वो घर नहीं जाते थे। तो लॉन्ग टर्म में वो जो दलित वर्सेस अपर कास्ट वाला मामला है वो भी उत्तर प्रदेश में एक माने रखेगा। बहुत संक्षेप में आपने कमाल खान साहब की बात किया, तो कमाल खान साहब की पुण्य स्मृति को मेरा प्रणाम। और वास्तव में हम भी उनको सुनते थे एनडीटीवी पे, जो राजनीति में एक तरीके की कविता थी, वो इतना मंत्रमुग्ध कर देते थे, जबकि राजनीति की बातें इतनी दिलचस्प हुआ नहीं करती हैं आम आदमी के लिए। तो आपने पूछा कि करणी सेना और ये जो इनका रामजी सुमन के ऊपर जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको रोका नहीं जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये योगी के राज में हो रहा है, जहां की हर बात का इलाज बुलडोजर है, हथौड़ा है। तो वहां पे क्या योगी इतने लाचार हो गए हैं कि करणी सेना आए और वहां उनके घर को घेराव करके तोड़फोड़ करके और चली जाए, और योगी चुपचाप बैठे देखते रहे? और उसके बाद भी, चलिए उस वक्त हो गया, भीड़ आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। आप कल्पना करिए, इसकी जगह कोई मुस्लिम होते प्रदर्शनकारी, मतलब मुस्लिमों को तो अगर वो विरोध स्वरूप काला बैंड लगा के नमाज अदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना हो रहा है, उनको भी धमकियां दी जा रही है पुलिस थानों के द्वारा, और यहाँ करणी सेना इतना तोड़फोड़ मचा रही है। तो वो एक सोचने वाली बात है कि, और डेफिनेटली इससे जो अभी बात सभी मेरे से पूर्व पैनलिस्ट बोल रहे थे कि दलित समाज जो है वो अलग छिटकता जा रहा है बीजेपी से, और वहां मायावती जी बिल्कुल निष्क्रिय बैठी है, तो डेफिनेटली एक बीजेपी के लिए एक सोचने वाली बात होगी। तो उसमें जो अभी एक सजेशन शायद डॉक्टर पाठक दे रहे थे कि एक दलित को बनाया जाए अध्यक्ष, तो शायद कुछ भरपाई हो पाए, लेकिन वो अब देखना होगा कि कोई कैंडिडेट ऐसा है भी कि नहीं उनके पास जो कि अध्यक्षता में दोनों को मान्य हो। जी।